एक करोड़पति ने अपनी बेटी को एक साधारण किसान से शादी करने के लिए मजबूर किया, ये सोचे बिना कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूरज आलसी से धीरे धीरे मेहता हवेली के ऊपर उग रहा था। उसकी सुनहरी किरणें प्रिया के कमरे के रेशमी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। युवा वारिस ने चादरों के बीच करवट बदली, अपने दरवाजे पर लगातार होती खटखटाहट को नजरअंदाज करते हो। प्रिया, प्रिया, जल्दी उठो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें तुरंत अपने कार्यालय में बुला रही है। घर की देखभाल करने वाली की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। प्रिया ने गुर्राते हुए अपना चेहरा तकिए में छिपा लिए। 25 साल की उम्र में भी वह एक विद्रोही किशोरी की तरह व्यवहार करती थी, जो उसकी सौतेली माँ रूपा की चिंता का कारण था। एक थकी हुई सांस के साथ वह धीरे धीरे उठी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर झरने की तरह गिर रहे थे। आ रही हूँ, आ रही हूँ, वह बुदबुदाई, बाथरूम की तरफ पैर घसीटते हुए। जैसे जैसे वह तैयार होती गई, प्रिया एक चिंता की लहर को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। रूपा के कार्यालय में बुलावा कभी भी कुछ अच्छा नहीं दर्शाता था। उसके पिता की 3 साल पहले हुई मृत्यु के बाद से दोनों का रिश्ता बिगड़ता गया था, जब तक कि वह ठंडी नजरों और कटु टिप्पणियों का एक शीत युद्ध नहीं बन गए। 20 मिनट बाद प्रिया कार्यालय के भव्य सागौन के दरवाजे के सामने खड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दस्तक दी। अंदर आ जाओ, रूपा की ठंडी आवाज अंदर से सुनाई दी। प्रिया अंदर गई और अपनी सौतेली माँ की बेदाग कपड़ों में सजी हुई आकृति से सामना हो। 50 साल की उम्र में भी रूपा एक खूबसूरत महिला थी। उसके प्लेटिनम सुनहरे बाल एक कसे हुए जूड़े में बंधे थे और उसकी पैनी नीली आंखें युवा लड़की पर टिकी हुई थी। बैठो, प्रिया, रूपा ने अपनी मेज के सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिए। प्रिया ने आज्ञा मानी, पैर क्रॉस करके और एक चुनौतीपूर्ण भाव के साथ भौं उठाते हुए। क्या हुआ अब, रूपा? क्या माली ने फिर से शिकायत की है कि मैंने गुलाबों को कुचल दिया? रूपा ने उसके व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए अपने होठों को एक तनी हुई रेखा में खींच लिए। तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करने का समय आ गया है, प्रिय। तुम बहुत लंबे समय से एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह जी रही। जिम्मेदारियां लेने का समय आ गया है। प्रिया ने एक कड़वी हंसी छोड़। जिम्मेदारियां? क्या तुम उन कंपनियों की बात कर रही हो जो मेरे पिता ने मुझे छोड़ी है और जिन्हें तुम अपनी तरह से चला रही हो? रूपा की आंखों में खतरनाक चमका। इन कंपनियों को एक परिपक्व और योग्य व्यक्ति की जरूरत है। तुम, मेरी प्यारी, अभी तक तैयार भी नहीं हो। और यह कौन कह रहा है? तुम? प्रिया आगे झुकी। उसकी भूरी आंखें चुनौती से चमक रही थी। मैं वैध उत्तराधिकारी हूँ। ये कंपनियां कानूनी रूप से मेरी है। रूपा धीरे से उठी और मेज के चारों ओर घूमकर प्रिया के सामने आ गई। उत्तराधिकारी? कितना दिलचस्प शब्द है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं मिलती? प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गए। तुम क्या कहना चाहती हो? रूपा मुस्कुराई, एक ठंडी और चालाक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच। ओह, कुछ खास नहीं, बस सोच रही थी कि क्या तुम वाकई इस परिवार में अपनी जगह जानती हो। इससे पहले कि प्रिया जवाब दे सकती, रूपा ने जारी रखा, लेकिन आज मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में एक फैसला लिया है, प्रिय। तुम्हारी शादी का समय आ गया है। युवा लड़की एक झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें फैल गई। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे लिए यह फैसला नहीं ले सकती। ओह, लेकिन ले सकती हूँ, रूपा ने शांति से जवाब दिए। तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार 30 साल की उम्र तक तुम्हारी कानूनी अभिभावक के रूप में मुझे तुम्हारी भलाई के बारे में फैसले लेने का अधिकार है। और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें एक ऐसे पति की जरूरत है जो तुम्हें कड़ी मेहनत और विनम्रता का मूल्य सिखाए। प्रिया पीछे हटी, अविश्वास से सिर हिलाते हुए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इजाजत नहीं दूंगी। रूपा नजदीक आई। उसकी आवाज धमकी भरे फुसफुसाहट में बदल गई। बेशक तुम विरोध कर सकती हो, लेकिन याद रखो प्यारी, कि मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत
बहुत मुश्किल बना सकती हो। क्या तुम वाकई मुझे चुनौती देना चाहती हो? इस तनावपूर्ण दृश्य के बीच दरवाजे पर एक दस्तक ने उन्हें चौंका दिए। अंदर आओ, रूपा ने प्रिया से नजरें नहीं हटाते हुए पुकार। दरवाजा खुला और एक युवा पुरुष प्रकट हुआ, लगभग 30 साल का, साधारण लेकिन साफ कपड़ों में। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और कुछ दिनों की दाढ़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी उसकी गहरी हरी आंखें, तीव्र और पेन। अरुण, बिल्कुल सही समय पर, रूपा ने कहा। उसका स्वर अचानक भूठी मिठास से भर गए। प्रिया, मैं तुम्हें अरुण शर्मा से मिलवाना चाहती हूँ, तुम्हारे होने वाले पति। प्रिया को ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर थम गई। उसने अरुण को देखा, फिर रूपा को, और फिर से अरुण। आदमी उतना ही चौंका हुआ लग रहा था जितनी वह। उसकी हरी आंखें फैली हुई थी। यह मजाक है, ए ना? प्रिया आखिरकार कह पाई, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। रूपा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंच। बिल्कुल नहीं प्यार, अरुण एक ईमानदार किसान है, शहर के बाहर एक छोटे खेत का मालिक। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्रभाव होगा। अरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रिया की ओर एक कड़ी मेहनत से थकी हुई हाथ बढ़ाते हुए। आपसे मिलकर खुशी हुई, कुमारी मेहता, उसने कहा, उसकी आवाज गंभीर और कोमल एक साथ। इस तनावपूर्ण दृश्य के बीच दरवाजे पर एक दस्तक ने उन्हें चौंका दिए। अंदर आओ, रूपा ने प्रिया से नजरें नहीं हटाते हुए पुकार। दरवाजा खुला और एक युवा पुरुष प्रकट हुआ, लगभग 30 साल का, साधारण लेकिन साफ कपड़ों में। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और कुछ दिनों की दाढ़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी उसकी गहरी हरी आंखें, तीव्र और पेन। अरुण, बिल्कुल सही समय पर, रूपा ने कहा। उसका स्वर अचानक झूठी मिठास से भर गए। प्रिया, मैं तुम्हें अरुण शर्मा से मिलवाना चाहती हूँ, तुम्हारे होने वाले पति। प्रिया को ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर थम गई। उसने अरुण को देखा, फिर रूपा को, और फिर से अरुण। आदमी उतना ही चौंका हुआ लग रहा था जितनी वह। उसकी हरी आंखें फैली हुई थी। यह मजाक है, ए ना? प्रिया आखिरकार कह पाई, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। रूपा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंच। बिल्कुल नहीं प्यार, अरुण एक ईमानदार किसान है, शहर के बाहर एक छोटे खेत का मालिक। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्रभाव होगा। अरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रिया की ओर एक कड़ी मेहनत से थकी हुई हाथ बढ़ाते हुए। आपसे मिलकर खुशी हुई, कुमारी मेहता, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर और कोमल एक साथ। प्रिया ने बया हुआ हाथ नजरअंदाज कर दिया और क्रोध से भरी आंखों के साथ रूपा की ओर मुड़। तुम मुझे एक किसान से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह बेतुका है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, प्रिया, रूपा ने चेतावनी दी। अरुण एक सम्मानजनक और मेहनती आदमी है, बिल्कुल वही जो तुम्हें अपना रास्ता सीधा करने के लिए चाहिए। अरुण ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। प्रिया के स्पष्ट तिरस्कार से उसके चेहरे पर दर्द की एक छाया दौड़ गई। श्रीमती मेहता, मैं नहीं समझता। मैंने सोचा था कि आपने मुझे मेरे खेत के लिए एक ऋण की चर्चा करने के लिए बुलाया था। रूपा उसकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान वापस आ गई। और अरुण, यह एक ऋण से कहीं बेहतर है। इस शादी के साथ तुम्हें ऐसे संसाधनों तक पहुंच मिलेगी जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा हो। तुम्हें बस प्रिया को परिपक्व और जिम्मेदार महिला बनने में मदद करनी है। प्रिया यह नहीं मान सकती थी जो वह सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक सरियल दुस्वप्न में फंस गई। तुम लोग मेरे लिए यह फैसला नहीं ले सकते। मैं पूरी तरह से इनकार करती हूँ। रूपा उसके पास आई, अपनी आवाज इतनी धीमी कर दी कि केवल प्रिया ही सुन सके। अच्छी तरह से सोचो प्यार, अगर तुम मना करती हो तो मैं तुम्हारी वारिस के रूप में वैधता के बारे में सवाल उठा सकती हूँ। क्या तुम वाकई सब कुछ खोने का जोखिम लेना चाहती हो? प्रिया के चेहरे से रंग उठ गए। रूपा क्या जानती थी
क्या उसके पहले के संकेतों में कोई सच्चाई थी? संदेह ने उसके दिमाग में जड़ें जमा ली और एक पल के लिए वह खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। अरुण, जो दोनों महिलाओं की निजी बातचीत से अनजान था, लगातार असहज होता जा रहा था। श्रीमती मेहता, सम्मान के साथ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपकी बेटी को नहीं जानता। और बकवास, रूपा ने बीच में टोका। तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय मिलेगा। शादी 1 महीने में होगी। 1 महीने में, प्रिया चिल्लाई, अपनी सुन्नता से बाहर आते हुए। यह पागलपन है। मैं इस बेवकूफी को और नहीं सुनूंगी। इन शब्दों के साथ प्रिया दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन रूपा ने उसे अपनी मजबूत पकड़ से रोक लिए। अच्छी तरह से सोचो प्रिय, याद रखो कि क्या दाव पर लगा है। प्रिया ने अपने आप को जोर से छुड़ाया और कार्यालय से भाग गई, एक भ्रमित अरुण और एक मुस्कुराती रूपा को पीछे छोड़ते हुए। अगले हफ्ते तेज तैयारियों और गर्म बरसों का भंवर था। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन रूपा के पास सभी पत्ते थे। एक ऐसे राज को उजागर करने की अस्पष्ट धमकी के साथ जिसे प्रिया खुद भी नहीं जानती थी। युवा वारिस खुद को जबरदस्ती और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसा हुआ पा रही थी। अरुण ने अपनी ओर से कई बार प्रिया से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कि वह भी इस व्यवस्था से सहमत नहीं है, लेकिन युवती उससे ऐसे बचती थी जैसे वह प्लेग। उसके लिए वह उन सभी चीजों का प्रतीक था जिनसे वह इस स्थिति में नफरत करती थी। अपनी स्वतंत्रता की हानि, रूपा का विश्वासघात और एक ऐसा भविष्य जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, प्रिया गहरे निराशा में डूबती गई। उसने कानूनी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि रूपा ने उसके पिता की वसीयत को बहुत चतुराई से हेरफेर किया था। दुर्व्यवहार या शक्ति के दुरुपयोग के ठोस सबूत के बिना प्रिया खुद को 30 साल की उम्र तक कानूनी रूप से अपनी सौतेली मां के फैसलों से बंधा हुआ पा रही थी। शादी से पहले की रात प्रिया अपने कमरे में थी, मेहता हवेली के विशाल बगीचों को खिड़की से देख रही थी। चुपचाप आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, जबकि वह उस जीवन के बारे में सोच रही थी जिसे वह पीछे छोड़ने वाली थी। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसे कौंका दिए। अंदर आ जाओ, उसने कहा, जल्दी से आंसू पोंछते हुए। उसके आश्चर्य के लिए अरुण अंदर आए। वह विलासी कमरे में असहज और बेमेल लग रहा था, अपनी कड़ी मेहनत से थकी हुई हाथों से जो पगड़ी को घबराहट में मरोड़ रहे थे। कुमारी प्रिया, उसने शुरू किया, उसकी आवाज नरम और शांत थी। मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन कल से पहले मुझे आपसे बात करनी थी। प्रिया मुड़ी, अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए। क्या चाहते हो तुम? अपनी किस्मत पर घमंड करने आए हो? शेठी बघारने की कैसे एक अमीर वारिस से शादी कर ली? अरुण ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दर्द की एक झलक दौड़ गई। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यह कहने आया हूं कि मुझे खेद है। मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो फिर क्यों स्वीकार किया? प्रिया ने पूछा, उसकी आवाज करवाहट से भरी थी। अरुण ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आपकी सौतेली माँ, उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वे मेरा खेत छीन लेंगे। यह सब कुछ है जो मेरे पास है, जो मेरे पास बचा है। वह अचानक रुक गया, जैसे कि वह कुछ दर्दनाक बताने वाला था। प्रिया अपने गुस्से के बावजूद जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। किसका? उसने पूछा। उसकी आवाज अब नरम थी। अरुण ने सिर हिलाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस कर रही है। हम दोनों इसमें फंसे हुए हैं। पहली बार जब से उससे मिली थी, प्रिया ने वास्तव में अरुण को देखा। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी, उसकी मुद्रा में थका। वह खलनायक नहीं था जो उसने कल्पना की थी, बल्कि रूपा के खेलों का एक और शिकार था। हम क्या करेंगे? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। अरुण धीरे से नजदीक आया, जैसे उसे डराने से डर रहा। मैं नहीं जानता, लेकिन शायद अगर हम साथ काम करें तो हम कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। प्रिया ने उसे देखा,
उसकी आवाज में आश्चर्यजनक दृढ़ता से चौंक गई। एक पल के लिए उसने आशा की एक चिंगारी महसूस की। शायद, उसने जवाब दिया, अपने आप को एक छोटी मुस्कान की अनुमति देते हुए। जब अरुण विदा लेकर कमरे से बाहर निकल गया, प्रिया सोचती रही, कल वह इस आदमी से शादी करेगी, वह विलासिता का जीवन जो वह जानती थी छोड़ देगी और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करेगी। लेकिन हफ्तों में पहली बार वह पूरी तरह से अकेली महसूस नहीं कर रही थी। शादी का दिन बादलों से छाया हुआ उगा, जैसे आसमान दुल्हा दुल्हन के मनोदशा को प्रतिबिंबित कर रहा है। समारोह एक छोटा और उदास कार्यक्रम था। रूपा ने संतुष्टि की मुस्कान के साथ सब कुछ का नेतृत्व किया जो प्रिया का खून खौला देती थी। जब पंडित ने भाग्यशाली शब्द, मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं, कहे, प्रिया ने महसूस किया कि उसका एक हिस्सा मर गए। उसने अरुण को देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति देखी और जाना कि कम से कम इसमें वह अकेली नहीं थी। उसी शाम, केवल शादी का लहंगा आरामदायक कपड़ों से बदलने का समय लेकर प्रिया ने खुद को अरुण के साथ एक पुरानी जीप में बैठे हुए पाए। उसके सूटकेस, डिजाइनर कपड़ों और कीमती गहनों से भरे पुराने वाहन में बेमेल लग रहे थे। जैसे जैसे वे मेहता हवेली से दूर जाते गए, प्रिया ने रियर व्यू मिरर से देखा। उसने रूपा को प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। उसकी विजयी मुस्कान दूर से भी दिखाई दे रही थी। उस पल में प्रिया ने कसम खाई कि एक दिन वह वापस आएगी और जब ऐसा होगा तो वह अपने अधिकार की हर चीज का दावा करेगी। अरुण के खेत तक की यात्रा लंबी और मौन थी। प्रिया खिड़की से बाहर देखती रही, देखती हुई कि कैसे शहरी परिदृश्य धीरे धीरे खेतों और मैदानों को रास्ता दे रहा था। जब वे आखिरकार पहुंचे, सूरज पहले ही ढल रहा था। अरुण का खेत छोटा था, लेकिन आकर्षक। 2 मंजिला लकड़ी का घर, खेती के मैदानों और एक छोटे अस्तबल से घिरा हो। प्रिया के लिए, जो मेहता हवेली के विलास और वैभव की आदि थी, यह एक पुराने पोस्टकार्ड से निकला हुआ लगता था। आपके नए घर में आपका स्वागत है, अरुण ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट और गर्व का मिश्रण था। प्रिया जीप से उतरी, उसके डिजाइनर जूते अहीली मिट्टी में थोड़े धंस गए। उसने चारों ओर देखा, विरोधाभासी भावनाओं का मिश्रण उसके भीतर लड़ रहा था। एक तरफ उसने गहरी हानि और रोष की भावना महसूस की, दूसरी ओर उसका एक छोटा हिस्सा जगह की शांति और सादगी से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। यह अलग है, वह आखिरकार कह पाई, एक तटस्थ स्वर बनाए रखने की कोशिश करते हो। अरुण हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसने बहुत बुरी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। मैं जानता हूं, शायद यह वह नहीं है जिसकी आप आदी है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इसका अपना आकर्षण है। जब अरुण सामान उतार रहा था, प्रिया ने जमीन पर कुछ कदम चलने का साहस किए। गीली मिट्टी और ताजी घास की सुगंध हवा में भर रही थी, मेहता हवेली के महंगे इत्र और चमड़े की गंध से बिल्कुल अलग। दूर से वह कुछ गायों की हल्की आवाजें और मुर्गियों का दूर का कुकरू सुन सकती थी। अंदर आना चाहेंगी? अरुण की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर खींचा। आप यात्रा के बाद थकी हुई होंगी। प्रिया ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके पीछे घर के अंदर चली गई। अंदर का हिस्सा साधारण था, लेकिन आकर्षक। पुरानी लेकिन अच्छी तरह से देखभाल की गई लकड़ी की फर्नीचर, खिड़कियों पर फूलदार पर्दे और एक पत्थर की चिमनी मुख्य कमरे पर हावी थी। आपका कमरा ऊपर है, अरुण ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि यह आरामदायक होगा। प्रिया सीढ़ियां चढ़ गई, पीछे अरुण उसका सामान ले जा रहा था। कमरा मेहता हवेली में उसके सूट की तुलना में छोटा था, लेकिन साफ और व्यवस्थित था। एक बिस्तर जिस पर रंग बिरंगी रजाई थी, ओक की लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास एक छोटी मेज फर्नीचर बनाते थे। मैं आपको व्यवस्थित होने देता हूँ, अरुण ने कहा, सामान दरवाजे के पास रखते हुए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे होऊंगा। जब अरुण चला गया, धीरे से अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए, प्रिया ने आखिरकार खुद को टूटने की अनुमति दी। वह बिस्तर पर बैठ गई। पूरे दिन रोके हुए आंसू अब आजादी से बह रहे थे। वह उस जीवन के लिए रोई जो उसने पीछे छोड़ दिया था,
अपनी स्थिति की अनैयता के लिए और एक ऐसे भविष्य के डर से जो उसने कभी अपने लिए कल्पना नहीं की थी। इस बीच रसोई में अरुण घबराहट से चल रहा था, एक साधारण रात का खाना तैयार करते हुए। वह भी स्थिति से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह शादी करेगा, और वह भी प्रिया जैसी महिला से। अपराध बोध उसे अंदर से खा रहा था, यह जानते हुए कि वह उसके दुख का एक कारण था। जैसे जैसे रात गिरी, घर एक असहज सन्नाटे में डूब गए। प्रिया रात के खाने के लिए नीचे नहीं आई और अरुण ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने पति पत्नी के रूप में अपनी पहली रात लकड़ी की एक मंजिल और अंतर की एक दुनिया से अलग होकर बिता। अगले दिन दोनों के लिए एक कठिन अनुकूलन का समय था। प्रिया, जो विलास और आराम के जीवन की आदी थी, अचानक खुद को एक ऐसी दुनिया में पा रही थी जहां कड़ी मेहनत नियम था। अरुण धैर्यवान बनने की कोशिश करता था, लेकिन घर और खेत के सबसे बुनियादी कामों में प्रिया की अनुभवहीनता अक्सर उसे निराश कर देती थी। एक सुबह, उनके आने के लगभग एक सप्ताह बाद, प्रिया बाहर से आने वाली तेज आवाजों से जाग। उसने खिड़की से झांका और देखा कि अरुण एक सूट पहने हुए आदमी से गर्मजोशी से बहस कर रहा था, जो एक फाइल पकड़े हुए था। जिज्ञासु और थोड़ी चिंतित, प्रिया ने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे गई। जब वह बरामदे में पहुंची, सूट वाला आदमी जा चुका था। अरुण के चेहरे पर चिंता का भाव छोड़कर, क्या हुआ? प्रिया ने पूछा, अपनी वास्तविक जिज्ञासा से खुद भी आश्चर्यचकित होते हुए। अरुण ने उसकी ओर देखा, जैसे सोच रहा हो कि क्या उसे अपनी समस्याएं उसके साथ साझा करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक सांस ली और कहा, बैंक से था। वे इस महीने बकाया नहीं चुकाने पर खेत का कब्जा लेने की धमकी दे रहे हैं। प्रिया ने अपराध बोध की एक चुभन महसूस की। वह अपनी दुखों में इतनी डूबी हुई थी कि उसने उन समस्याओं के बारे में सोचने का समय नहीं निकाला था जिनका अरुण सामना कर रहा हो सकता था। तुम कितना कर्ज हो? उसने पूछा, अरुण को अपनी दिलचस्पी से चौंका कर। इस समय जितना मैं चुका सकता हूँ, उससे ज्यादा, उसने जवाब दिया, निराशा से अपने बालों में हाथ फेरते हुए। पिछले साल फसल अच्छी नहीं थी और कीमतों के कम होने के साथ प्रिया ने अपना होंठ काटा, सोच में डूबी हो। उसका पूरा जीवन पैसे से घिरा रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह वास्तव में कैसे कमाया जाता है। अरुण को देखकर, एक ऐसा आदमी जो हर दिन कड़ी मेहनत करता था, सब कुछ खोने के कगार पर, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, मदद करने की इच्छा। शायद मैं मदद कर सकूं, उसने संकोच से कहा। मैं खेतों या फसलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं संख्याओं और वित्त के बारे में जानती हूँ। मैं आपके खातों को देख सकती हूँ कि क्या चीजों को व्यवस्थित करने का कोई तरीका है। अरुण ने उसे आश्चर्य और आशा की एक झलक के साथ देखा। आप ऐसा करेंगी? मैंने सोचा था कि आप यह सब नफरत करती है। प्रिया ने कंधे उठकाए, अरुण की कृतज्ञ नजरों के नीचे थोड़ा असहज महसूस करते हुए। खैर, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो बेहतर है कि मैं उपयोगी बनूं। उस दोपहर प्रिया खेत की लेखाभियों में डूब गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे संख्याओं को सुलझाने और समाधान खोजने की चुनौती पसंद आ। जबकि वह काम कर रही थी, अरुण ने उसे कृषि व्यवसाय की बारीकियां समझाई और वह शामिल जटिलता और जोखिमों से मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया और अरुण एक अनपेक्षित टीम बनने लगे। वह अपने वित्तीय ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के साथ योगदान करती थी, जबकि वह अपना व्यावहारिक अनुभव और भूमि का ज्ञान साझा करता था। धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगा, जिसकी जगह बढ़ता हुआ आपसी सम्मान ले रहा था। एक रात, जबकि वे एक साथ खाना खा रहे थे, जो एक आदत बन गई थी, प्रिया ने आखिरकार वह सवाल पूछने की हिम्मत की जो उसके दिमाग में चक्कर लगा रहा था। अरुण, उसने शुरू किया, एक पल झिझकते हुए जारी रखने से पहले, तुमने इस शादी को क्यों स्वीकार किया? मैं जानती हूं कि तुमने बताया था कि रूपा ने तुम्हारा खेत छीनने की धमकी दी थी, लेकिन क्या कोई और विकल्प नहीं था? अरुण ने अपना कांटा नीचे रखा और प्रिया को दुख और त्याग के मिश्रण के साथ देखा।
सच यह है कि यह खेत मेरे परिवार से जो कुछ भी बचा है वह सब है। मेरे माता पिता ने इसे शून्य से बनाया था और जब कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया, मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखूंगा। प्रिया ने सहानुभूति की एक लहर महसूस की। मुझे खेद है, मैं नहीं जानती थी। अरुण ने सिर हिलाए। माफी मत मांग। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी सौतेली माँ अपने प्रस्ताव के साथ आई तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह खेत मेरा घर है, मेरी विरासत। मैं इसे नहीं खो सकता था। प्रिया ने सिर हिलाया, पहली बार वास्तव में अरुण की स्थिति को समझते हुए। मैं समझती हूँ, मैं भी अपनी विरासत के लिए लड़ रही हूँ, हालांकि एक अलग तरीके से। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अरुण ने मौन के एक पल के बाद कहा। जब प्रिया ने सिर हिलाया, वह जारी रखा। तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या इशारा किया था जब उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में परिवार का हिस्सा नहीं हो? प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़कने लग। वह सवाल जो वह उस दिन से टाल रही थी जब रूपा ने अपने कार्यालय में इसका जिक्र किया था, आखिरकार सामने आ गया था। मैं नहीं जानती, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किए, लेकिन मुझे जानने से डर लगता है। और अगर यह साबित हो जाए कि मैं वह नहीं हूं जो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं हूं। अरुण ने मेज पर हाथ बढ़ाया, धीरे से प्रिया का हाथ पकड़ लिए। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन समझ और समर्थन से भरा हो। जो भी हो, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। आखिर हम इसमें साथ हैं, ए ना? प्रिया ने उनके जुड़े हाथों को देखा और खेत में आने के बाद पहली बार उसने आशा की एक चिंगारी महसूस की। शायद, केवल शायद, यह जबरन की गई शादी एक अप्रत्याशित गठबंधन में बदल सकती है। इस बीच मेहता हवेली में रूपा अपने कार्यालय में इधर उधर चल रही थी। उसके हाथ में लाल वाइन का एक गिलास था। उसकी योजना चल रही थी, लेकिन वह बेचैनी की एक चुभन को रोक नहीं पा रही थी। उसने पहले प्रिया को कम आंका था और वह फिर से वही गलती नहीं कर सकती थी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किए। मुझे चाहिए कि तुम खेत पर नजर रखो, उसने बिना किसी भूमिका के आदेश दिए। मैं प्रिया और उस किसान की हर हरकत के बारे में जानना चाहती हूँ और वे दस्तावेज तैयार करो जिनके बारे में हमने बात की थी। जल्द ही योजना के अगले चरण को लागू करने का समय होगा। फोन काटते हुए रूपा ने दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर को देखा। माफ करना प्रिय, वह बुदबुदा, लेकिन मैं तुम्हारी प्यारी गोद ली हुई बेटी को वह नहीं लेने दूंगी जो कानूनी रूप से मेरा है। एक ठंडी मुस्कान के साथ रूपा ने अपना गिलास एक मौन टोस्ट में उठाए। खेल अभी शुरू ही हुआ था और वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। खेत पर दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। जैसे जैसे गर्मियां शरद ऋतु को रास्ता दे रही थीं, प्रिया को आश्चर्य हुआ कि वह अपनी नई जिंदगी के साथ ऐसे ढल रही थी जैसा उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लंबे काम के दिन, जो शुरू में उसे यातना लगते थे, अब उसे एक ऐसी उपलब्धि की भावना देते थे जो उसने अपने विलासिता के जीवन में कभी नहीं अनुभव की थी। अक्टूबर की एक ठंडी सुबह प्रिया सूर्योदय से पहले जागी, जो अब एक आदत बन गया था। उसने जल्दी से जीन्स और फ्लैनल शर्ट पहनी, ऐसी पोशाक जिसे वह कुछ महीने पहले नापसंद करती थी, लेकिन अब उसके आराम और व्यावहारिकता के लिए सराहना करती थी। वह रसोई में गई और आश्चर्य हुआ जब उसने अरुण को पहले से ही जागा हुआ पाया, मेज पर झुका हुआ। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। अरुण, सब ठीक है? उसने पूछा उसके पास आते हो। अरुण ने नजर उठाई, चौंक कर। प्रिया, मैंने तुम्हें नीचे आते नहीं सुन। मैं कुछ नहीं, बस कुछ बिलों की जांच कर रहा था। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसके टालमटोल वाले जवाब से संतुष्ट नहीं, वह उसके सामने बैठ गई और उन कागजों को लेने के लिए हाथ बढ़ाया जिन्हें अरुण छिपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखने दो, उसने दृढ़ता से कहा। अरुण ने एक पल हिचकिचाया, लेकिन अंततः झुक गए। प्रिया ने दस्तावेजों की जांच की। उसकी भौहें पड़ते समय और सिकुड़ती गई। ये बकाया भुगतान की चेतावनियां थी,
जब्ती की धमकियां और स्थानीय बैंक का एक पत्र जिसमें ऋण से इनकार की सूचना। अरुण, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि चीजें इतनी बुरी है? उसने पूछा, चिंता और निराशा का मिश्रण महसूस करते हुए। अरुण ने गहरी सांस ली, थके हुए इशारे से अपने बालों में हाथ फेरते हुए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हें पहले ही इतने बदलावों से गुजरना पड़ा है। इसके अलावा ये मेरी समस्याएं हैं, तुम्हारी नहीं। प्रिया ने उसके शब्दों से दर्द महसूस किए। मैंने सोचा था कि हमने सहमति जताई थी कि हम इसमें एक साथ हैं। तुम्हारी समस्याएं अब मेरी समस्याएं हैं, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। अरुण ने उसे आश्चर्य से देखा। उसके होठों पर एक छोटी मुस्कान उभरने लग। तुम सही, माफ कर, बस यह है कि मैंने कभी किसी के साथ इन चिंताओं को साझा नहीं किया। प्रिया ने सिर हिलाया, समझते हो। पिछले महीनों में वह अरुण को एक गर्वीले लेकिन करुणामय व्यक्ति के रूप में जानने लगी थी, जो बिना शिकायत किए दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाता था। तो अब हम उन्हें साझा करेंगे, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे सब कुछ बता। मैं जानना चाहती हूं कि हम ठीक ठीक किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अगले घंटे में, जबकि सूरज क्षितिज पर उगने लगा, अरुण ने उसे खेत की वित्तीय स्थिति समझा। पिछले कुछ सालों की खराब फसलें, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के साथ मिलकर खेत को दिवालिया होने के कगार पर ला खड़ा कर दिया था। बैंक और ऋण देने से मना कर रहा था और आपूर्तिकर्ता अग्रिम भुगतान की मांग करने लगे थे। प्रिया ध्यान से सुनती रही। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जैसे जैसे अरुण बोलता था, वह पैटर्न देखने लगी, विचार बनने लगे। अरुण, उसने अचानक बीच में टोका, क्या तुमने कभी विविधीकरण के बारे में सोचा है? मेरा मतलब है पारंपरिक फसलों के अलावा। अरुण ने उसे जिज्ञासा से देख। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मैंने टिकाऊ कृषि और जैविक उत्पादों के बारे में पढ़ा है। इस तरह के उत्पादों के लिए बाजार बढ़ रहा है और मुनाफे के मार्जिन बहुत अधिक है। अरुण सोचता हुआ दिखाई दिए। मैंने इसके बारे में कुछ सुना है, लेकिन हमेशा लगा कि पीढ़ियों से जो हम करते आए हैं, उसे बदलना बहुत जोखिम भरा होगा। प्रिया आगे झुकी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। लेकिन यही तो बात है, दुनिया बदल रही है और हमें अनुकूल होना होगा। इसके अलावा, मैं यह नहीं कह रही कि हम एक बार में सब कुछ बदल दें। हम एक प्रयोग के रूप में जमीन के एक छोटे हिस्से से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे वे चर्चा करते रहे, सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया, रसोई को सुनहरी रोशनी से नहला दिए। प्रिया और अरुण इतनी गहरी बातचीत में डूबे हुए थे कि उन्होंने समय का बीतना भी नहीं देखा। पहली बार वे एक वास्तविक टीम की तरह काम कर रहे थे। उनके विभिन्न अनुभव और दृष्टिकोण एक ऐसे तरीके से एक दूसरे के पूरक बन रहे थे जो कुछ महीने पहले उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस बीच, कई किलोमीटर दूर विलासी मेहता हवेली में रूपा अपनी योजना के अगले चरण को लागू करने की तैयारी कर रही थी। अपने कार्यालय में बैठी, वह अपने वकील, एक गंभीर दिखने वाले व्यक्ति रिचर्ड मेहरा के साथ कुछ कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी। क्या आप वाकई इसके साथ आगे बढ़ना चाहती है, श्रीमती मेहता? रिचर्ड ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। एक बार जब हम यह प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रूपा ने कागजों से नजरें उठाईं। उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प चमक रहा था। बिल्कुल निश्चित, रिचर्ड। प्रिया को उस दयनीय खेत में परिपक्व होने के लिए काफी समय मिल चुका है। अब समय है कि वह समझे कि मेहता कंपनियों पर उसका कभी नियंत्रण नहीं होगा। रिचर्ड ने धीरे से सिर हिलाए। ठीक है, मैं कल सुबह श्री मेहता की वसीयत को अमान्य करने की याचिका दाखिल करूंगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमारे पास यह तर्क देने का एक मजबूत मामला है कि प्रिया को विरासत का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रूपा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच। बेहतरीन। और याद रखना, रिचर्ड, पूर्ण गोपनीयता। प्रिया के कुछ कर पाने से पहले ही बहुत देर हो जाए, तब तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब रिचर्ड अपना सामान समेट रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था,
रूपा उठी और खिड़की के पास गई। उसने हवेली के विशाल बगीचों को देखा, सोचते हुए कि वह इस बिंदु तक कैसे पहुंच। उसने उस दिन को याद किया जब वह अल्बर्ट मेहता, प्रिया के पिता से मिली थी। वह एक महत्वाकांक्षी युवा महिला थी जो उनकी निजी सहायक के रूप में काम करती थी। अल्बर्ट एक शक्तिशाली, आकर्षक व्यक्ति थे और रूपा उनसे बेहद प्यार कर बैठ, या कम से कम उसने खुद से यही कहा। सच्चाई यह थी कि रूपा उस शक्ति और धन के विचार से प्यार कर बैठी थी जो अल्बर्ट प्रतिनिधित्व करते थे। जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो रूपा ने अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने का अवसर दिया। जिस चीज की उसने उम्मीद नहीं की थी वह थी प्रिय। 5 साल की लड़की तब एक निरंतर याद दिलाती रही कि रूपा कभी भी अल्बर्ट के दिल में पहले नंबर पर नहीं हो। जैसे जैसे प्रिया बड़ी हुई, रूपा ने देखा कि कैसे अल्बर्ट उसे प्यार करते थे, कैसे वे अपना पूरा मेहता साम्राज्य अपनी प्यारी बेटी के लिए छोड़ना चाहते थे। करवाहट और ईर्ष्या सालों के दौरान रूपा के दिल में बढ़ती गई। जब अल्बर्ट की अचानक मृत्यु हो गई, प्रिया को अपनी एकमात्र वारिस के रूप में छोड़ते हुए, रूपा ने कसम खाई कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि मेहता की संपत्ति उसके हाथों में रहे। उसके फोन की आवाज ने उसे अपनी यादों से बाहर खींचा। यह शहर में अरुण के खेत के पास से उसके सूचना देने वाले का संदेश। कुमारी प्रिया और श्री अरुण को स्थानीय कृषि सहकारी समिति में देखा गए। वे नई खेती की पद्धतियों के बारे में चर्चा करते दिखाई दे रहे थे। रूपा ने भौंहें सिकोड़। यह वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। माना जाता था कि प्रिया दुखी हो, न कि अनुकूल हो रही। एक पल के लिए उसने संदेह की एक चुभन महसूस की। क्या उसने अपनी सौतेली बेटी को कम आंका था? उसने सिर हिलाया, इन विचारों को दूर करते हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रिचर्ड जो दस्तावेज दाखिल करेगा, उससे जल्द ही प्रिया खुद को बिना किसी चीज के पाएगी। मेहता फॉर्च्यून के बिना, खेत के बिना, बिना किसी चीज के। जितना चाहो अपनी छोटी ग्रामीण रोमांस का आनंद ले लो प्यारी, रूपा ने बुदबुदाया, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया तुम्हारे चारों ओर छा जाएगी। खेत पर वापस, रूपा की साजिशों से अनजान, प्रिया और अरुण ने दिन का बाकी हिस्सा अपनी नई योजना पर काम करते हुए बिताए। उन्होंने संपत्ति के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, चर्चा करते हुए कि कौन से भूखंड जैविक खेती के प्रयोग के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगते हुए, वे खुद को घर के पिछवाड़े की वरांडा में बैठे पाया, थके हुए लेकिन दिन की प्रगति से संतुष्ट। पता है, अरुण ने कहा, प्रिया को प्रशंसा और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ देखते हुए, जब तुम यहाँ आई थी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम इस खेत का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाओ। धन्यवाद प्रिय, हार न मानने के लिए, मुझे चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद करने के लिए। प्रिया ने महसूस किया कि वह अरुण की गहन नजरों के नीचे लाल हो रही है। तुम्हारा धन्यवाद अरुण, मेरे साथ धैर्य रखने के लिए, मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूंगी, लेकिन मैं यहाँ होकर खुश हूँ। एक पल के लिए वे एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच एक मौन समझ का आदान प्रदान हो। फिर लगभग अनजाने में अरुण आगे झुका। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल छाती में तेजी से धड़क रहा था। उस पल को एक वाहन के आने की आवाज ने भंग कर दिए। दोनों जल्दी से अलग हो गए, जैसे माता पिता द्वारा पकड़े गए किशोर। क्या हम किसी का इंतजार कर रहे थे? प्रिया ने पूछा, अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हो। अरुण ने भौंहें सिकोड़ी। खड़े होते हो? मेरी जानकारी में तो नहीं। वे घर के सामने की ओर गए, ठीक उसी समय जब एक शानदार काली कार प्रवेश द्वार के सामने रुकी। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल रुक गया जब उसने देखा कि कौन कार से बाहर निकल रहा था। रूपा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रूपा मेहता, एक डिजाइनर सूट में बेदाग तरीके से सजी हुई, उनकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। प्रिया, प्यारी, उसने कहा। उसकी आवाज मीठी,
लेकिन उसमें दुर्भावना की एक अंडरटोन था। क्या तुम अपनी सौतेली माँ का स्वागत नहीं करोगी? प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, सहज रूप से खुद को रूपा और अरुण के बीच रखते हुए। तुम यहाँ क्या कर रही हो, रूपा? रूपा की मुस्कान और चौड़ी हो गई, प्रिया की रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। ओह प्यार, क्या यह तरीका है उस महिला का स्वागत करने का जिसने तुम्हें पाला पोसा, खासकर जब मैं कितनी दिलचस्प खबरें लेकर आई हूं? प्रिया ने अरुण का हाथ अपनी पीठ पर महसूस किया, एक मौन समर्थन का इशारा। वह सीधी खड़ी हुई, रूपा का सामना एक ऐसी दृढ़ता के साथ करते हुए जो वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। कौन सी खबरें? उसने पूछा। उसकी आवाज अपने भीतर के डर के बावजूद मजबूत थी। रूपा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और प्रिया के सामने लहराए। मुझे लगता है कि यह समय है कि तुम अपने अतीत के बारे में सच्चाई जानो, प्यार, और अपने भविष्य के बारे में भी। जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, दृश्य को एक लाल रोशनी में नहला रहा था, प्रिया ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर थम गई है। जो भी उस लिफाफे में था, वह जानती थी कि वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रूपा की शब्दों के बाद जो सन्नाटा छाया, वह इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया अपनी सौतेली माँ के हाथ में लिफाफे को घूर रही थी। उसका दिमाग उन सभी संभावनाओं से भरा हुआ था कि उसमें क्या हो सकता है। यह क्या है? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। रूपा की मुस्कान और चौड़ी हो गई, प्रिया की रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। ओह प्यार, क्या यह तरीका है उस महिला का स्वागत करने का जिसने तुम्हें पाला पोसा, खासकर जब मैं कितनी दिलचस्प खबरें लेकर आई हूं? प्रिया ने अरुण का हाथ अपनी पीठ पर महसूस किया, एक मौन समर्थन का इशारा। वह सीधी खड़ी हुई, रूपा का सामना एक ऐसी दृढ़ता के साथ करते हुए जो वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। कौन सी खबरें? उसने पूछा। उसकी आवाज अपने भीतर के डर के बावजूद मजबूत थी। रूपा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और प्रिया के सामने लहराए। मुझे लगता है कि यह समय है कि तुम अपने अतीत के बारे में सच्चाई जानो, प्यार, और अपने भविष्य के बारे में भी। जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, दृश्य को एक लाल रोशनी में नहला रहा था, प्रिया ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर थम गई है। जो भी उस लिफाफे में था, वह जानती थी कि वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रूपा की शब्दों के बाद जो सन्नाटा छाया, वह इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया अपनी सौतेली माँ के हाथ में लिफाफे को घूर रही थी। उसका दिमाग उन सभी संभावनाओं से भरा हुआ था कि उसमें क्या हो सकता है। यह क्या है? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। रूपा मुस्कुराई, एक ठंडी और गन्नापूर्ण मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच। ओह प्यारी, क्यों न हम अंदर चलें और इस पर एक परिवार की तरह चर्चा करें? आखिरकार यही तो हम है, नहीं? प्रिया ने अपनी पीठ पर अरुण का हाथ महसूस किया, एक मौन याद दिलाना कि वह अकेली नहीं है। वह सीधी खड़ी हुई, रूपा का सामना एक ऐसी दृढ़ता से करते हुए जो वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। जो कुछ भी तुम्हें कहना है, रूपा, तुम यही और अभी कह सकती हो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज उससे ज्यादा मजबूत थी जितनी वह महसूस कर रही थी। रूपा ने एक भौं उठाई, उसकी मुस्कान और भी ठंडी हो गई। जैसी तुम्हारी इच्छा, प्यार, हमेशा की तरह इतनी बेसब्र। उसने लिफाफा खोला और कुछ दस्तावेज निकाले। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम अपने पिता से बिल्कुल नहीं मिलती। पता चला कि इसकी एक बहुत अच्छी वजह थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़कने लग। तुम क्या कहना चाहती हो? रूपा ने दस्तावेज आगे बढ़ा। तुम गोद ली हुई हो, प्रिय। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक अनाथालय से लिया था जब तुम सिर्फ एक बच्ची थी। ये गोद लेने के कागजात है। प्रिया के चारों ओर की दुनिया रुक गई। उसने कांपते हाथों से दस्तावेजों को लिया। उसकी आंखें उन शब्दों पर दौड़ रही थीं जो रूपा के कहे हुए को पुष्टि कर रहे थे। उसे लगा जैसे उसे सांस नहीं आ रही है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है।
यह सच नहीं हो सकता, वह बुदबुदाई, खुद से ज्यादा दूसरों से। रूपा ने बिना खुशी के एक हंसी छोड़, ओह, लेकिन यह सच है प्यार, और यह सब कुछ नहीं है। देखो, हमारे देश के कानूनों के अनुसार एक गोद लिए हुए बच्चे को विरासत में वही अधिकार नहीं मिलते जो एक जैविक बच्चे को मिलते हैं, जब तक कि वसीयत में स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख न किया गया। और अनुमान लगाओ, तुम्हारे पिता इस छोटी सी बात को भूल गए। प्रिया ने दस्तावेजों से नजर उठाई, आघात क्रोध में बदल रहा था। तुम क्या कर रही हो रूपा? मैं कह रही हूं प्यारी प्रिया कि तुम्हें मेहता फॉर्च्यून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सब कुछ, कंपनियां, संपत्तियां, सब कुछ अब मेरा है। अरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया, खुद को प्रिया के बगल में रखते हुए। यह असंभव है। श्री मेहता प्रिया से प्यार करते थे, सभी यह जानते थे। वे ऐसा कुछ नहीं होने देते। रूपा अरुण की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में दुर्भावना चमक रही थी। बहादुर किसान बचाव के लिए आ गए, कितना प्यारा है। लेकिन मुझे डर है कि कानून के सामने प्यार का कोई मतलब नहीं है। मैंने आज सुबह अल्बर्ट की वसीयत को अमान्य करने के लिए एक याचिका दायर की है। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ आधिकारिक तौर पर मेरा होगा। प्रिया को लगा कि उसके पैर कमजोर पड़ रहे हैं। अरुण ने उसे पकड़ लिया, गिरने से बचाते हुए। क्यों रूपा? प्रिया पूछ पाई, उसकी आवाज भावना से टूटी हो। क्यों अब? यह सब क्यों किया? रूपा नजदीक आई, उसका चेहरा प्रिया के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर। क्योंकि तुम मेरे लिए कभी एक बाधा से ज्यादा नहीं थी प्यार, एक लगातार याद दिलाने वाली कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं कभी भी अल्बर्ट के दिल में पहली नहीं हो सकती। लेकिन अब आखिरकार मुझे वह सब मिलेगा जो मैं हकदार हूं। इन शब्दों के साथ रूपा मुड़ी और अपनी कार की ओर चलने लग। कार में बैठने से पहले वह एक आखिरी बार मुड़, और एक और बार, इस प्यारे से खेत का बंधक अब वह भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे पास खाली करने के लिए 1 हफ्ता है। अलविदा प्यारो। रूपा की कार दूर चली गई, पीछे धूल का बादल और 2 टूटे हुए दिल छोड़ते हुए। प्रिया अरुण की बाहों में ठह गई, आंसू अब आजादी से बह रहे थे। अरुण ने उसे चुपचाप पकड़े रखा, उसका खुद का दिमाग जो कुछ भी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन भावनाओं और उन्मत्त गतिविधि का भंवर था। प्रिया और अरुण ने निराशा से रूपा की कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका खोजने की कोशिश। उन्होंने वकीलों से सलाह ली, पुराने दस्तावेजों की समीक्षा की, रूपा की याचिका को चुनौती देने के लिए कुछ भी खोजने की कोशिश की। लेकिन हर बंद होते दरवाजे के साथ, हर मरती उम्मीद के साथ, प्रिया महसूस करती थी कि उसका एक हिस्सा मर रहा है। उसकी गोद लिए जाने का खुलासा उसकी पहचान की नींव को हिला चुका था, और जो कुछ भी उसने जाना था उसके आसन नुकसान ने उसे बहते हुए महसूस करा रहा था। एक रात जब प्रिया पिछली वरांडा में बैठी थी, सितारों को देख रही थी और खुद को पहले से कहीं ज्यादा खोया हुआ महसूस कर रही थी, अरुण उसके पास आ गए। वह चुपचाप उसके बगल में बैठ गया, सांत्वना के रूप में अपनी उपस्थिति की पेशकश करते हो। पता है, प्रिया ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं हमेशा जानती थी कि रूपा मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर जाएगी। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में गूंथते हो। मुझे खेद है प्रिय, काश मैं मदद के लिए और कुछ कर पाता। प्रिया ने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक छोटी सी उदास मुस्कान। तुमने कल्पना से ज्यादा किया है अरुण, तुम्हारे बिना मैं नहीं जानती कि मैं इस सब से कैसे गुजरती। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, और एक पल के लिए चारों ओर की दुनिया मिट गई। धीरे से, जैसे एक सपना हो, वे एक दूसरे की ओर झुके। उनके होंठ एक कोमल चुंबन में मिले। समय, सांत्वना और कुछ और से भरा हुआ, कुछ ऐसा जिसे अभी तक उनमें से कोई भी नाम नहीं देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वे अलग हुए, प्रिया ने अपना सिर अरुण के कंधे पर टिका दिए। अब हम क्या करेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरुण ने उसे कसकर गले लगाए। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा
हम साथ में सामना करेंगे, मैं वादा करता हूं। इस बीच मेहता हवेली में रूपा अपनी आसन जीत का जश्न मना रही थी। विलासी सामान से घिरी, जो जल्द ही आधिकारिक तौर पर उसके होंगे, वह शक्ति के नशे में चूर महसूस कर रही थी। हालांकि उसका जश्न एक फोन कॉल से टूट गए। यह रिचर्ड था, उसका वकील। श्रीमती मेहता, रिचर्ड ने कहा, उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। हमारे पास एक समस्या है। रूपा ने महसूस किया कि उसका उत्साह गायब हो रहा है। किस तरह की समस्या? किसी ने वसीयत को अमान्य करने की हमारी याचिका पर आपत्ति दर्ज की है। कोई जो कहता है कि उसके पास सबूत है कि श्री मेहता ने वास्तव में निर्दिष्ट किया था कि प्रिया को सब कुछ विरासत में मिलना चाहिए, उसकी गोद लेने की स्थिति की परवाह किए बिना। रूपा ने महसूस किया कि उसकी रगों में खून जम गए। कौन? उसने मांग की। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत किसने की? फोन पर एक पल का मौन था, इससे पहले कि रिचर्ड जवाब दे। मीना शर्म, श्री मेहता की पूर्व सचिव। रूपा ने लगभग फोन गिरा दिए। मीना शर्म, एक नाम जो उसने सालों से नहीं सुना था। एक महिला जिसे रूपा ने समझा था कि उसने बहुत पहले समीकरण से बाहर कर दिया है। असंभव, रूपा फुसफुसाए। वह नहीं कर सकती। मुझे डर है कि वह कर सकती है, श्रीमती मेहता, रिचर्ड ने कहा। और इससे भी ज्यादा है। मीना कहती है कि उनके पास न केवल वसीयत के बारे में सबूत है, बल्कि दूसरी चीजों के बारे में भी। ऐसी चीजें जो उनके अनुसार हम सभी को जेल भेज सकती है। रूपा ने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना, सालों की चालबाजी और धोखे, सब कुछ उजागर होने के खतरे में था। उसे ढूंढो, उसने रिचर्ड को आदेश दिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसे ढूंढो और सुनिश्चित करो कि वह कभी बोल न सके। फोन काटते हुए रूपा ने अलमारी के ऊपर टंगी अल्बर्ट मेहता की तस्वीर को देखा। सालों में पहली बार उसने डर महसूस किए, सब कुछ खोने का डर, उसके अपराधों के सामने आने का डर। मैं उन्हें यह नहीं लेने दूंगी, वह बुदबुदाई। उसकी आंखें एक भयानक दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। अब नहीं, जब मैं इतनी करीब हूं। कहानी अब एक नए खतरनाक मोड़ पर आ गई थी और अंजलि, आदित्य और मीना को जल्द ही पता चलने वाला था कि सच्चाई कितनी गहरी और डरावनी हो सकती है। मीना ने अपना बैग खोला और एक फाइल निकाल। यह रही वह जानकारी जो मैंने सालों से छिपा कर रखी है, उसने कहा, अपनी आवाज में थरथराहट के साथ। इसमें ऐसे दस्तावेज है जो साबित करते हैं कि रूपा ने न केवल कंपनी से पैसे चुराए, बल्कि वह तुम्हारे पिता की मौत के पीछे भी थी। अंजलि और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर सदमे और अविश्वास का भाव था। लेकिन यह असंभव है, अंजलि ने कहा। पापा की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। मीना ने अपना सिर हिलाए। वह कोई दुर्घटना नहीं थी। रूपा ने उनकी कार से छेड़छाड़ की। मुझे डर है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक काली कार उनके घर के सामने रुकी हुई है। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा, अपनी आवाज में तत्काल भय के साथ। अभी, जल्दी से। तीनों ने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया और घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए। वे बमुश्किल गली में पहुंचे थे जब उन्होंने घर के अंदर से आवाजें और तोड़फोड़ की आवाज सुन। वे यहाँ है, मीना ने फुसफुसाए। हमें जल्दी करनी होगी। वे शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में भागते रहे, हर मोड़ पर अपने पीछे देखते हुए। अंजलि का दिल धड़क रहा था। उसका दिमाग इस नई वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसकी सौतेली मां एक कातिल थी। आखिरकार वे एक पुराने वेयरहाउस में पहुंचे जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। मीना ने उन्हें अंदर ले जाए। यह एक सुरक्षित स्थान है, उसने समझाए। तुम्हारे पिता ने इसे आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आदित्य ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर एक भारी बोल्ट लगा दिए। अंजलि ने चारों ओर देखा, कमरे में पुराने फर्नीचर और बक्से देख। अब क्या? उसने पूछा।
उसकी आवाज थकान और चिंता से भरी हुई थी। मीना ने एक लंबी सांस ली। अब हम योजना बनाते हैं। हमें रूपा को रोकना होगा, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वह खतरनाक है और उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं। आदित्य ने अंजलि का हाथ थाम लिए। हम इससे निपट लेंगे, उसने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ में अंजलि ने सिर हिलाया, अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए। वह जानती थी कि उनके सामने एक लंबी और खतरनाक लड़ाई थी, लेकिन वह तैयार थी। अपने पिता के लिए, अपने भविष्य के लिए और सच्चाई के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, तीनों ने अपनी रणनीति पर चर्चा करना शुरू किया, जानते हुए कि अगला दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। बाहर शहर सो रहा था, अनजान उस तूफान से जो जल्द ही इसे हिला देने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ अंजलि, आदित्य और मीना अपने योजना को अमल में लाने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया था कि वे सीधे मीडिया से संपर्क करेंगे और रूपा के अपराधों का खुलासा करेंगे। याद रखो, मीना ने कहा, जैसे वे वेयरहाउस से बाहर निकले, हमें सावधान रहना हो। रूपा के पास हर जगह आंखें और कान हैं। वे एक पुराने खस्ताहाल कार में सवार हुए जो मीना ने वेयरहाउस में छिपा रखी थी। शहर की सड़कों पर चलते हुए हर कोने पर उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। अचानक एक काली एसयूवी उनके पीछे दिखाई दी। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, आदित्य ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। मीना ने गैस पेडल को दबाया, कार को तेजी से भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ले जाते हो। अंजलि ने अपने हाथों में दस्तावेजों को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे एक संकरी गली में मुड़े, एसयूवी को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन जैसे ही वे गली से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक और काली कार उनके सामने खड़ी थी। यह एक जाल है, मीना चिल्लाई। वह कार को मोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों कारों से आदमी बाहर निकले, उनके हाथों में हथियार थे। अंजलि, आदित्य और मीना को कार से बाहर खींच लिया गया। देखो क्या मिला, एक आदमी ने कहा, जिसकी आवाज अंजलि को जानी पहचानी लग। श्रीमती मेहता बहुत खुश होंगी। उन्हें एक वैन में धकेल दिया गया और शहर के बाहर ले जाया गया। कुछ घंटों बाद वे एक विशाल बंगले के सामने पहुंचे। अंदर रूपा उनका इंतजार कर रही थी, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। अंजलि, प्यारी, उसने कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकती हो, मुझसे छिप सकती हो? अंजलि ने अपना सिर ऊंचा रखा। यह खेल खत्म हो गया है रूप, हम सब कुछ जानते हैं। रूपा हंस, और तुम क्या करोगी? कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मैंने इतने सालों में बहुत सारे प्रभावशाली दोस्त बना लिए हैं। इसी समय आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला। शायद वे इस पर विश्वास करेंगे, उसने कहा, एक रिकॉर्डिंग चलाते हुए जिसमें रूपा अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर रही थी। रूपा का चेहरा पीला पड़ गए। तुमने यह कब? जब से हम यहाँ आए, मीना ने कहा। हमने जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि हम तुम्हें फंसा सके। बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। अंजलि ने रूपा की ओर देखा, उसकी आंखों में दया और दुख का मिश्रण था। यह खत्म हो गया रूपा, उसने कहा, अब सच्चाई सामने आएगी। जैसे जैसे पुलिस ने बंगले को घेर लिया, अंजलि ने महसूस किया कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सच्चाई और न्याय की जीत होगी। उसने आदित्य और मीना की ओर देखा, उनके चेहरों पर राहत और उम्मीद का भाव था। वे जानते थे कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था, लेकिन आज उन्होंने पहला कदम उठा लिया था। शहर में खबर तेजी से फैल रही थी। एक नई सुबह का आगाज हो रहा था, एक ऐसी सुबह जो न केवल अंजलि और उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे शहर के लिए परिवर्तन लाने वाली थी। अगले कुछ दिनों में मीडिया में रूपा के अपराधों की खबरें छाई रही। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। अंजलि, आदित्य और मीना ने अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से साझा की, जिससे लोगों का समर्थन और बल गए।
रूपा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर कई आरोप लगाए गए थे। उसके साथी भी एक एक करके पकड़े जा रहे थे, जिससे एक बड़े भ्रष्टाचार के जाल का खुलासा हो रहा था। लेकिन अंजलि के लिए यह सिर्फ शुरुआत। उसने महसूस किया कि उसके पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी थी, न केवल अपने पिता की विरासत को बचाने की, बल्कि उन सभी लोगों की मदद करने की जो रूपा के कारण प्रभावित हुए थे। एक शाम जब वह और आदित्य अपने नए कार्यालय में बैठे थे, अंजलि ने कहा, हमें कंपनी को एक नई दिशा देनी हो, ऐसी दिशा जो न केवल मुनाफे पर केंद्रित हो बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हो। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाए। तुम सही कह रही, हम इस अवसर का उपयोग किसानों और छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक नई योजना तैयार की, एक ऐसी योजना जो कंपनी को एक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन में बदल दे। कुछ महीनों बाद अंजलि ओलिवेरा इंडस्ट्रीज की नई सीईओ के रूप में सामने आ। उसने घोषणा की कि कंपनी अब किसानों को सस्ते ऋण प्रदान करेगी, छोटे व्यवसायों को समर्थन देगी और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी। लोगों ने इस बदलाव का स्वागत किए। धीरे धीरे शहर में एक नई उम्मीद जग। जो लोग पहले रूपा के शासन में दबे हुए थे, वे अब अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत कर रहे थे। 1 साल बाद अंजलि और आदित्य उसी खेत पर खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। खेत अब फिर से हरा भरा था, नई फसलों से लहलहा रहा था। कभी सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? आदित्य ने पूछा, अंजलि का हाथ थामते हो। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कभी नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि हम यहाँ हैं। साउथ में वे जानते थे कि उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां थी, लेकिन अब उनके पास एक दृष्टि थी, एक उद्देश्य था। वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, अंजलि ने महसूस किया कि उसका सफर वास्तव में अब शुरू हो रहा था। एक ऐसा सफर जो उसे और आदित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, नए सपनों की ओर और एक ऐसे भविष्य की ओर जो उज्ज्वल और आशाजनक था। और इस तरह एक नई कहानी का आगाज हुआ, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, साहस और परिवर्तन की शक्ति के बारे में थी।